मेरी शादी को 3 महीने ही हुए थे। मेरे शौहर ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि उनका कतर का वीज़ा लग गया है। वह मुझे लेकर कतर जाएंगे, वहाँ पर बेपनाह पैसे कमाएंगे और हम लोग खूब ऐशो आराम से रहेंगे। मेरी सास को यह बात नागवार गुजरी। आज शाम को ही मेरे शौहर ने यह खबर सुनाई थी और वह चाहते थे कि मैं उनके साथ ही जाऊं। मेरी सास की आंखों में तो पानी आ गया। कहने लगी, मेरा एक ही बेटा है, मैंने इसकी शादी के इतने अरमानों से की है और वह अपनी बीवी को लेकर इतनी दूर जा रहा है, क्या मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती? मेरा शौहर बड़ी गुस्से से बोला, अम्मा आप वहाँ चलकर क्या करेंगी? हम दोनों की ज़िंदगी है, हमें गुजारने दो। आपने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, अब आप खुदा का नाम ले। मेरे शौहर की यह बात सुनकर सास का दिल बड़ा दुखता यकीनन, लेकिन वह खामोश रही थी। जाहिर है अपने इकलौते बेटे से वह लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकती थी, लेकिन मुझे उनके लिए महसूस हो रहा था कि अगर वह भी हमारे साथ चलती तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में बरकत होती। फ़िलहाल मेरे शौहर की आदत बहुत ख़राब थी। वह कभी भी कोई बात नहीं सुनते थे, बस जो दिल में आता था वही करते। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बाज़ार से जाकर खाली सिरका ले आना। मैंने कहा, मैं खाली सिरके वाली दुकान तो नहीं जानती, लेकिन हमें खाली सिरके की क्या ज़रूरत है। बोले कि जब हम सामान पैक करेंगे तो उसमें 2-3 लीटर सिरका भी होना चाहिए। मैंने कहा, हमें तो सिर्फ 40 किलो वज़न लेकर जाने की इजाज़त है और आप कह रहे हैं कि साथ में 3 लीटर यानी कि 3 किलो सिर्फ सिरका लेकर चलो। हमें भला सिरके से क्या फ़ायदा होगा? मैं उनसे उलझ पड़ी। अरे पागल औरत, वहाँ पर मेरे एक दोस्त की शादी है, मुझे उसकी दुल्हन को तोहफे में सिरका देना है। मैंने पूछा, लेकिन तोहफे में सिरका क्यों देना है? तोहफे में कुछ और भी तो दिया जा सकता है, कोई अंगूठी या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उसके काम में आ सके। मैंने जो कहा है उतना ही कहो, मेरे शौहर ने मुझसे कहा और आंखें दिखाते हुए कहने लगे। मैं तो बस उन्हें देखती ही रह गई। मैं नहीं जानती थी कि सिरका इतना ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि खाली सिरका लेकर आओ, जिसे 60 दिनों में सेब से ही तैयार किया गया हो। अब मैं ऐसा सिरका कहाँ से लेकर आऊँ, जबकि यह काम भी मर्दों का है। मैंने अपनी सास से कहा, क्या आपके पास घर का बना सिरका मौजूद है? तो मेरे शौहर ने यह बात सुनी तो गुस्सा हो गया। बोला, घर का बदबूदार सिरका वहाँ नहीं चलेगा। मैं उन लोगों को एक खूबसूरत सी पैकिंग में इस सिरके को तोहफे में देता हूँ, तो हमें बाज़ार से सिरका लेना चाहिए। कोई बात नहीं, हम उन्हें कह देंगे ये खाली सिरका है। मैं अपने शौहर की बात सुनकर बस सिर हिला रही थी। मैंने उस बात पर अमल नहीं किया, यहाँ तक कि हमारी रवानगी का वक्त आ गया। हमें अब जाना था। जाने से पहले मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने सिरका रख लिया? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने जनरल स्टोर से जाकर 3 बोतल पकड़ लिए। यह तीनों बोतलें ही सिरके से भरी हुई थी। उन पर लगे कागज़ भी मेरे शौहर ने हटा दिए कि ऐसा लगे कि ये सिरका खाली है। उन्हें गिलास की खूबसूरत बोतल में डाल कर दिया गया और फिर मैंने वह अपने बैग में रख दिया। अब सिरका तो तैयार था, पर मैं परेशान थी। समझ नहीं आता था कि इतना ज़्यादा मिकदार में शौहर सिरके का क्या करेगा। फ़िलहाल हम लोग जहाज़ में बैठे हर घंटों में प्रवास करके कतर पर आ गए। कतर की सरजमीन पर उतरते ही मेरे शौहर का रवैया बदल चुका था। वह इस कदर हड़बड़ी में चल रहा था जैसे मुझे भी छोड़कर भाग जाएगा। मैंने अपने शौहर की हर बात मानी थी, पर यहाँ आकर मेरा शौहर बहुत ही लापरवाह लग रहा था। वह मुझे लेकर एक छोटे से फ्लैट में आ गया। मैंने अपना सामान वगैरह खोला और दिन का खाना खाया। अब मेरे शौहर ने सिरके की बोतल हिफाजत से अपनी अलमारी में रख दी और कहने लगा, उसे छेड़ना मत, और हाँ, कल के लिए तैयार हो जाओ और बहुत अच्छा सा सूट पहनना है तुम्हें। मेरे दोस्त की शादी है, कोई गली मोहल्ले की नहीं है जिसमें तुम आम से कपड़े पहनकर चली जाओ।
यहाँ पर यह रंग बिरंगे कपड़े नहीं चलेंगे। मैंने कहा, फिर मैं कौन से कपड़े पहन कर चलूँ? मेरे शौहर ने मेरे सामने एक छोटी सी कमीज रखी जो ऐसी थी कि इंसान पहनकर खुद को भी ना देख सके। मैंने तो कभी कमरे में भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। मुझे अपने शौहर की इस बात पर बहुत हैरत हुई। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? मुझे इतने छोटे कपड़े पहनाकर बाहर ले जाओगे? मेरे शौहर ने कहा, यही कपड़े तुम्हें पहनकर चलना होगा, वरना गांव जाने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे उसकी बात सुनकर रोना आ गया। तो वह बोलने लगा कि यह रोना धोने का वक्त नहीं है, तुम ऐसे ही कपड़े पहनकर चलना है तो चलो, वरना तुम यहीं घर पर रह जाओ और वापस आकर बस मेरा इंतज़ार ही करती रहना। इस कमरे में दोबारा मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं हैरान थी कि मेरा शौहर ऐसा क्यों कह रहा है। वह मुझे छोटे कपड़े पहनाकर इतनी बड़ी शादी के लिए क्यों लेकर जाना चाहता है, जबकि मैं गांव में तो बहुत खूबसूरत कपड़े पहनती थी जो मेरे पाँव तक आते थे। वहाँ मेरे शौहर ने कभी मुझ पर ऐतराज़ नहीं किया कि ऐसे कपड़े पहनो या फिर शर्म करो, पर यहाँ आते ही उसने अपने रंग बदल दिए। मैंने बड़ी मुश्किल से वही जोड़ा पहना। वैसे भी यहाँ मुझे कौन जानता और पहचानता था। मैंने सोच लिया कि मैं यही कपड़े पहनकर चली जाऊंगी, पर अपने शौहर को नाराज़ नहीं करूंगी। मैं वही कपड़े पहनकर आई तो वह बहुत खुश हुआ और बोला कि मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर लेकर जाऊंगा, वहाँ पर तुम्हारा अच्छे से मेकअप करवा दूंगा और फिर तुम मेरे साथ चलना। मैं अपने शौहर की करम नवाबों के पीछे मौजूद भयानक वजह को नहीं समझ सकती थी। मैंने उसकी हर बात मान ली। यूँ मैं तैयार होकर किसी मॉडल की तरह सज धज कर अपने शौहर के दोस्त की शादी में पहुंच गई। मैंने वह गिलास वाली बोतल भी उठा कर रखी थी जिनमें सिरका मौजूद था। मैंने अपने शौहर को सिरके की बोतल दे दी और उसने कहा कि ये बोतल जाकर तुम उसकी बीवी को जाकर तोहफे में दे देना और साथ ही यह भी बताना कि यह मेरे शौहर ने खाली सिरका बनाया है जो उसकी माँ ने 60 दिन लगाकर सेब का यह खाली सिरका घर में तैयार किया है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने शौहर की तरफ से यकीनन से देखा तो वह बोला, अरे पागल, यहाँ की औरतें शादी से पहले सिरका इस्तेमाल करती है, तुम्हें नहीं पता ना, तुम तो जाहिल हो, तुमने कभी दुनिया देखी नहीं है। मैं शौहर की बातें सुनकर खामोश हो गई। उसने मुझे देखा और फिर मेरे हाथ से गिलास की वह बोतल छीनकर खुद ही स्टेज की तरफ जाने लगा जहाँ पर दुल्हन और उसकी बहनें बैठी हुई थी। उसने जाकर बड़े अदब से यह तोहफा उन्हें दिया। उन लोगों ने हैरत से सिरके की बोतल की तरफ देखा और फिर खुशी से उसे लेकर अपने पास रख लिया। यह देखकर मैं बहुत हैरान हुई थी कि आखिर इन लोगों ने सेब के सिरके को ऐसा देखा है जैसे कि वह कोई सोने का पानी हो जो उन्होंने पहले ना देखा हो। मेरा शौहर उनकी दाद वसूल कर वापस मेरे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, यहाँ पर जो भी खाना आएगा उसे खड़े होकर ही खाना, चम्मच और कांटे का इस्तेमाल करना, गांव वालों की तरह हाथ से खाना मत शुरू कर देना। मुझे अपने शौहर के बदलते रवैये से बहुत दुख हो रहा था। हम लोग घर पहुँचे तो मैं खामोशी से थी। मुझे अपने आप में बहुत बेवक्त लग रहा था। आज जब कपड़े में पहनकर इस पार्टी में गई, मेरा वजूद तो जैसे बेईमान हो गया था। मैं घर आ गई, कपड़े तब्दील करने के लिए वॉशरूम में चली गई। मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब वहाँ पर मैंने लाल रंग के एक जोड़े को लटकते देखा। यह भी किसी लड़की के कपड़े ही लग रहे थे, पर ऐसा लगता था जैसे यह किसी लड़की ने शादी में पहनने के लिए हो। लाल रंग का जालीदार जोड़ा था। यह मेरा भी नहीं था, ना मेरे कपड़ों में था, ना मेरे शौहर ने मुझे लाकर दिया था। मैं हैरान हो गई। मैंने अपने शौहर से पूछा कि यह जोड़ा कहाँ से आया। अभी मैं इससे यह बात कह ही रही थी, यह मेरी बीवी है। वह औरत मुस्कुराई और सोफे पर बैठ गई। उसका हुलिया ऐसा था कि देखकर शर्म से पानी पानी हो गई।
मुझे वह बहुत अजीब औरत लग रही थी, लेकिन मेरे शौहर के दोस्त की बीवी थी तो मैं खामोश हो गई। यहाँ वहाँ मैं देखने लगी। यहाँ पर क्यों आई हो? मेरे सवाल पर मेरे शौहर ने कहा कि यह और इसका शौहर इसी घर में साथ में रहेंगे। 2 कमरे हैं, तो एक कमरे में तुम और मैं और दूसरे कमरे में यह लोग रहेंगे। मैं अपने शौहर की इस बात पर हैरान हो गई। वह लड़की किसी तरह से शादीशुदा नहीं लग रही थी। उसकी उम्र कम और निवास मुखसर लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। थोड़ी देर बाद कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ। उस लड़की से हंस हंस कर बातें करने लगा। यह दोनों बाहर चले गए। मैंने अपने शौहर से पूछा कि यह कौन है और हमारे साथ क्यों रहेंगे। बोला कि यह भी हमारी तरह उसी कंपनी में काम करेंगे जिस कंपनी में हम काम करेंगे। मैंने कहा, हमसे क्या मतलब है? क्या तुम मुझे नौकरी पर लेकर जाओगे? बोला कि मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा तो फिर अपने दोस्त की बीवी को लेकर जाऊंगा। मुझे अब अपनी सास की याद आ रही थी और उनकी कदर भी हो रही थी, जो बात बात पर मेरे शौहर से सवाल करती थी और उसे कभी भी मुझे डांटने का मौका नहीं मिलता था। ना ही वह मुझसे कभी कोई बात कहता जो मेरे दिल को नागवार गुजरे। यहाँ तो मेरी सास भी नहीं थी, ना मेरे शौहर को कोई पूछने वाला था। मैं बाहर आई तो मेरा शौहर परेशान था। उसका फ़ोन मुसल्सल बज रहा था। उसने फ़ोन उठाया, कान से लगाया और बोला, जी जी। वह सिरका तो खाली ही था। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी अम्मा को सेब लाकर दिए थे। उन्होंने सेब से ही सिरका बनाया था। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे शौहर की आवाज़ कट रही थी। लगता था जैसे उससे कोई बहुत बड़ी खता हो गई हो। ऐसा मत कहिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। यह सिरका तो मेरी बीवी लेकर आई थी। उसके मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। मेरा शौहर खुद स्टोर से लेकर आया था। उससे मेरा क्या कसूर? और सिरके की वजह से ऐसा क्या हो सकता है कि उसे सफाई देने की ज़रूरत पड़ गई? अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि घर के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी का सायरन की आवाज़ आने लगी। मैं यह सायरन की आवाज़ सुनकर डर गई। मैं जानती नहीं थी मेरे शौहर से क्या खता हो गई, इसलिए पुलिस उनको लेने आ गई। मेरा रंग उड़ चुका था। 2 मिनट के बाद पुलिस हमारे दरवाजे पर थी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। शौहर ने दरवाज़ा खोला तो यह लोग शौहर को घसीटते हुए बाहर लेकर चले गए। बहुत गुस्से में लग रहे थे। उनके साथ काले कपड़ों में एक और आदमी भी था। वह आदमी देखा भला लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे मैंने पहले कभी देख रखा हो। उन्होंने मेरे शौहर को पुलिस वाली गाड़ी में बिठाया। मैं वापस अपने कमरे में जा रही थी कि एक आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम भी चलो, इस जंग में तुम भी बराबर की शरीक हो। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या जुर्म किया है। उसके बाद से तो ऐसा ही लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा कत्ल कर दिया हो। मैं वहाँ से भागकर अंदर आ गई। जाहिर है कि मैं एक मर्द के साथ तो गाड़ी में नहीं बैठ सकती थी। उस आदमी ने मुझे जाते हुए देख लिया था। मैंने आकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और रो रो कर बुरा हाल कर लिया। मैंने जान नमाज उठाई, फिर खुदा से दुआ करने लगी कि यह मुसीबत हम में से टल जाए। आखिर हमने किया ही क्या है जिसकी हमें इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। तभी मुझे याद आया कि मेरी एक सहेली है, वह भी कतर में ही रहती है। क्यों ना मैं व्हाट्सएप से सिरके वाली बात पूछ लूँ। मेरे फ़ोन में उसका नंबर था। मैंने उसको कॉल मिलाई तो उसने फ़ोन उठा लिया। उसको उर्दू थोड़ी बहुत ही समझ आती है, पर अब मुझे थोड़ी बहुत ही अरबी समझ आ जाती थी। मैंने उसे सिरके वाली बात पूछी तो वह हंस कर बोली, अरे पागल, इसमें तो फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर लोग शादी से पहले कुछ दुल्हनों को सिरके का तोहफ़ा देते हैं, लेकिन वह शादी से तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही दिया जाता है, क्योंकि दुल्हन को शादी से पहले सिरका इस्तेमाल करवाया जाता है। पर क्यों करवाया जाता है, मैंने पूछा तो वह कहने लगी कि यह वजह तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी,
तुम उसी से पूछो जिसने तुमको दिया था। लेकिन असल बात यह है कि उसमें फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको पुलिस वाली बात बता दी तो उसने तुरंत फ़ोन ही बंद कर दिया। लगता है कि वह भी मुझसे नफ़रत करने लगी थी। उसे मेरी बात बुरी लगी थी, या फिर ये कहो कि वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। मैंने खुदा से दुआ मांगना शुरू की, लेकिन मेरी दुआ कहाँ कबूल होनी थी। मैं जवान नमाज पर बैठी ही थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक मर्द और औरत खड़े थे। वही यूनिफॉर्म में थे। शायद ये पहले मुझे इसलिए लेकर नहीं गया क्योंकि इनके साथ लेडीज़ पुलिस नहीं थी। अब यह लोग लेडीज़ पुलिस को लेकर आए थे और वह मुझे थाने लेकर जाना चाहते थे। मैं रोने लग गई। उस औरत ने मुझे सहारा दिया और फिर मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर मुझे पुलिस की एक गाड़ी में बैठा दिया। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। हम लोग तो बाहर वालों पर एतबार करते हैं, मगर वह हर बार हमें ही गलत साबित करते हैं। वह औरत यह बात मुझसे अंग्रेजी में कर रही थी। मुझे तो लगा जैसी अभी मैं मर ही जाऊंगी। मैं कभी भी ऐसे माहौल की आदी नहीं थी। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि मेरा शौहर क्या काम करता है। मैंने कहा, हम तो एक हफ़्ता पहले ही आए हैं और कल हमने इनके दोस्त की एक शादी में शिरकत की थी। इसके अलावा हमने कोई काम नहीं किया। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन आ गया। मुझे भी एक अकेले कमरे में जाकर रखा गया। मुझसे मुख्तलिफ तरह के भी सवाल किए गए कि मेरा शौहर किन किन कामों में शामिल है और क्या मेरे शौहर की किसी औरत से दोस्ती वगैरह है। मैंने साफ ना में सर हिला दिया। हम तो इससे पहले कभी कतर आए ही नहीं, मेरा यही जवाब था। फिर हमारा सारा रिकॉर्ड चेक किया गया। रिकॉर्ड चेक करने के बाद उन्हें कुछ इत्मीनान हुआ तो मुझे और मेरे शौहर को पुलिस स्टेशन से वापस घर भेज दिया गया। घर जाते के वक्त मेरा शौहर बहुत परेशान था। उसका सिर झुका हुआ था। वह तो मुझसे नज़रें भी नहीं मिला रहा था। मैंने पूछा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, मुझे कुछ तो बता दो। तुमने ऐसा क्या किया कि हमें थाने जाना पड़ा। बोला कि बस अब ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। मेरा शौहर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। मेरी तरफ खाने जाने वाली नज़रों से देखा और बोला, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उस दिन खाली सिरका लेकर आ जाती तो ऐसा ना होता। क्यों, वाकई सिरके की वजह से हमें थाने पर बुलाया गया है? तो तुम्हें क्या लगता है, और मैंने क्या तुम्हारे बाप के घर में चोरी की है या डाका डाला है जो मुझे यहाँ सज़ा भुगतनी पड़ रही है? मेरा शौहर गुस्से में था। उसने कहा, अपना सामान पैक करो, हम वापस अपने गांव जा रहे हैं। मैंने हैरत से शौहर की तरफ देखा। क्यों वापस गांव जाएंगे? क्या आप नौकरी नहीं करेंगे? मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। जो कर्जा लेकर मैं यहाँ आया था वह भी डूब गया। मैं उस पैसे को कैसे अदा करूँगा, यह समझ नहीं आ रहा। यहाँ आने में मेरा लाखों रुपए का खर्चा हो गया। तुम्हारे कागजात पर भी तुम्हारी एक मामूली सी गलती की वजह से मुझे यहाँ से वापस अपने गांव जाना पड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। एक सिरके की बोतल ने हमें कितना जलील कर दिया था। खैर, मैंने सामान पैक किया। अगले ही दिन हम एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मेरे शौहर के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। पूरे सफ़र में उसने मुझसे कोई बात नहीं की, बस यही कहता रहा कि तुम्हारी मामूली सी गलती की वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, वरना मैं अपनी नौकरी पर होता और आज हम लाखों में खेल रहे होते। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर खामोश थी। जब हम अपने गांव पहुँचे, दरवाजे पर दस्तक दी तो हमारी अम्मा जान हमें देखकर बहुत खुश हो गई। मेरी सास को यकीन नहीं आया कि हम वापस आ गए हैं। वह हमारी बलाएं लेने लगी, सदका वारी जाती और कहती, बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। शुक्र है कि तुम वापस आ गए। मुझे तो लगता है तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोलकर कहीं घूमने फिरने गए थे, वरना कतर से कोई इतनी जल्दी तो वापस नहीं आता। तुम परदेश नहीं गए थे, तुम तो अपना हनीमून करने गए थे।
मेरी सास बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी और हंस रही थी, हमसे हंसी मजाक भी कर रही थी और मेरे शौहर के सर पर फिक्र सवार था। उन्होंने तो अपने दोस्तों से कर्जा भी अच्छा खासा लिया था। उन्होंने कहा था कि अब मैं कोई ऐसा काम करूँगा कि मुझे वापस कतर की बजाय ओमान जाने के लिए कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। मैं अपने शौहर को देखती तो समझ ना आता कि आखिर इतनी जल्दी कतर से वापस आने के बाद वापस परदेश जाने की उन्हें क्यों जल्दी है। 1 महीना गुजर गया। मेरा शौहर अब ज़्यादातर घर से बाहर रहने लगा था। रात को आता तो थका हारा होता। उसे देखकर लगता जैसे वह बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन काम करने के बाद भी वह 1 रुपया भी घर में नहीं देता। अम्मा जी के पेंशन से ही घर का गुजारा चल रहा था। मैंने उनसे कह दिया, क्या अगर आपने अपना रूटीन ठीक नहीं किया तो मैं अपने अम्मा अब्बा के घर चली जाऊंगी। पर मेरे शौहर को मेरी इस बात से और गुस्सा आता। वह मुझे भुनक कर देखता। एक दिन मैं तंग आकर अपने अम्मा अब्बा के घर चली गई। मैंने उनको सिरके वाली सारी बात बता दी और कतर की भी एक एक बात का जिक्र किया, जिस पर मेरा भाई कहने लगा कि तुम्हारा शौहर बहुत बेवकूफ़ आदमी है, उसने ज़रूर खुद ही कोई गलती की होगी और अब बात सिरके और ऐसी वैसी चीज़ों पर डाल रहा है। सिरके की बोतल की वजह से उसे जेल नहीं हो सकती, या तो वह शराब लेकर गया होगा और दोस्तों को उसने तोहफे में शराब दी होगी, उसी की वजह से उसे वहाँ से निकाला गया है, या तो फिर कोई और मामला होगा। तुम खुद सोचो, वह सिरका लेकर क्यों जाएगा। मैंने कहा, यह बात नहीं है, सिरका वहाँ पर दुल्हनों को तोहफे में दिया जाता है। मैंने अपनी एक सहेली से भी पूछताछ की थी जो कतर में रहती थी। उसने भी मुझे यही बताया था कि वहाँ पर दुल्हन को शादी से पहले सिरका तोहफे में देते हैं, क्योंकि ये उनके पुराने समय में तोहफे में देते हैं, क्योंकि ये उनके पुराने समय की रस्म है। जैसे भारत में शादी से पहले लोग हल्दी लगाते हैं ताकि किसी भी किस्म की जरासीमों से पाक हो जाएं। कतर में लोग सिरके का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके जिस्म पर कोई जरासीम बाकी ना रहे और वह अच्छी तरह पाक हो जाए। यह एक तरह का गुस्ल होता है, लेकिन यह समझ नहीं आती कि मेरे शौहर को सिरके की बोतल तोहफे में देने पर जेल में क्यों भेजा गया। यह सुनकर फिर मेरे भाई ने कहा कि ज़रूर एक बात हो सकती है कि उन्होंने जो सिरका दिया होगा वह नकली होगा। बाहर तो तेजाब वाले सिरके होते हैं और जब उसके दोस्त की बीवी ने या फिर किसी और लड़की ने इस सिरके का इस्तेमाल किया होगा तो तेजाब की वजह से उसकी जल्द बुरा असर पड़ा होगा, तभी वहाँ पर चीख पुकार हुई होगी और फिर उन लोगों ने पुलिस को बताया होगा, क्योंकि कोई आदमी खाली सिरके का बोतल लेकर उन्हें तेजाब वाला सिरका दे जाए और वह लोग बिना झिझक इस्तेमाल कर ले तो नुकसान तो होगा ही। पूरी बात मेरी समझ में आ गई थी। मैंने अपने शौहर से यह बात पूछी तो उसने कहा, हाँ ऐसी ही बात थी। मुझसे गलती यह हुई कि मैंने उन्हें खाली सिरका का कह दिया। मैं नहीं जानता था कि वह सिरके का कैसा इस्तेमाल करते हैं। और फिर मेरी बेवकूफ़ी देखो कि मेरी वह आदमी जिसकी कंपनी में मुझे नौकरी करनी थी, जब उन लोगों ने देखा कि मैं उनसे झूठ बोलता हूँ तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अगर मैं सिरका ले जाता तो मुझे यह दिन ना देखना पड़ता, ना मेरी मेहनत जाया होती। मैंने कहा, बाकी सब बातें अपनी जगह, लेकिन माँ की बद्दुआ वाली बात बिल्कुल सही है। आपको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अपनी माँ की बद्दुआ लगी है। आइंदा अपनी माँ की दुआ लिए बगैर कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।